हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि एक आज नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है वो, ठीक है, पॉकेट जीके जो बुक आया है हाल ही में उसे स्टार्ट किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग फर्स्ट टाइम देखने वाला है वो देखने वाला है पॉलिटी सेक्शन को, ठीक है। पॉलिटी को आज देखेंगे। इसका जो वन लाइन है, लाइन बाय लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अगर कहा जाए तो यह लूसेंट का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। लूसेंट से भी ज़्यादा कंटेंट है, फैक्ट्स है, और फैक्ट को बार बार याद करने से ही ये आपके माइंड में रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे पर डे के हिसाब से एक एक टॉपिक दिया जाएगा। जैसा आपका सेट चल रहा था वो यूजुअली जैसे आपका सेट चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा ये पर डे के हिसाब से इसे डिटेल थोड़ा करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक से दो बार ट्राई करना है, देखने का, सुनने का और समझने का, साथ ही साथ याद रखने का। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे आपका सेट में जो नंबर कम उठ रहा है इससे लगभग इंक्रीज करेगा, 10 से 12 नंबर इंक्रीज करेगा पर सेट में जो जीएस का होगा। अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं तो आप रियली 60 to 70% आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी सेक्शन से। आज जो होने वाला है वो पॉलिटी सेक्शन को फर्स्ट टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास, इसे देखा जाएगा। अगर बात किया जाए हमारे भारत में संवैधानिक विकास का, तो संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। आज जो हमारा संविधान बना 1947 के बाद, तो उसमें किन किन महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित किया गया। तो इसमें हमारे रीति रिवाज को अलावा जो ब्रिटिश सरकार के समय में जो भी प्रमुख संशोधन हुए थे, जो प्रमुख नियम लागू किए गए थे, उसे भी अपनाया गया, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अगर बात किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है 1773 से 1858 तक। हम 1773 से क्यों पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया था 1773 में। और 1857 के विद्रोह के बाद इसे 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन को। तो 1773 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। वही 1857 से 1947 तक के ब्रिटिश ताज का शासन होता है, ठीक है। इसके बीच ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो 1944 में आया, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 47, बालकन प्लान 47 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भी प्रमुख थे हमारे संविधान के बनने में। तो देखते हैं फर्स्ट है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट। अगर बात किया जाए रेगुलेटिंग एक्ट का, तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों नाम दिया गया, आप ध्यान देंगे इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोला गया। तो सर्वप्रथम रेगुलेट, यानी कि रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रण, ठीक है। रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रण करना, ठीक है। रेगुलेट मीन्स होता है नियंत्रण करना। तो किसे नियंत्रण करना था, किसे इसे रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए सर्वप्रथम भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस समय एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो पीएम का नाम याद रखना है लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ पीएम होते हैं, ठीक है। कहता है इसमें क्या क्या चेंज किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किया गया वो देखते हैं सर्वप्रथम। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, ठीक है। जो बंगाल के गवर्नर होते हैं उन्हें अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है। नाम चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यहाँ था बॉम्बे, यहाँ है मद्रास, ठीक है। तो बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर जनरल की शक्ति दे दिया गया किनको, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी कि बंगाल को यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया, ठीक है। यानी कि जो पावर था मद्रास और बम्बई के गवर्नर का वो भी दे दिया गया किन्हें, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। यहाँ पे बतलाया गया है वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते
हैं। याद रखना है, पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो ये हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बोलता है पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जो कंपनी के राजनीतिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य को मान्यता दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये केंद्रीय प्रशासन क्या था, देखते हैं। केंद्रीय यानी कि एक को शक्ति दिया गया। यहाँ क्या बतलाया जा रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को के अधीन कर दिया गया मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को। ठीक है, यहाँ पे मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि दोनों को लाकर कहाँ कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया। पावर दे दिया गया, यानी कि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। इसी को बोला गया है केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। ठीक है, आगे है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई वर्ष 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनते हैं और मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है एलिजा इम्फे होते हैं। एलिजा इम्फे एक मुख्य न्यायाधीश रहते हैं एवं अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिंस्टर और हाइड रहते हैं। 3 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश का नाम है एलिजा इम्फे, अन्य न्यायाधीश है चैम्बर्स, लेमिंस्टर एवं हाइड। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार और उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि इस समय द्वैत शासन लागू किया गया था 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद जो संधि होता है इलाहाबाद की संधि, उसके बाद द्वैत शासन लागू किया गया 65 से 72 तक। तो इस समय जो कंपनी होना चाहिए था उसे अधिक प्रॉफिट होना चाहिए था। हालांकि प्रॉफिट तो होना चाहिए था, परंतु कंपनी को प्रॉफिट न होकर प्रॉफिट हो रहा था किन्हें, तो कंपनी के कर्मचारियों को। ठीक है, कंपनी के कर्मचारी प्रॉफिट में थे, ये फायदे में थे, वही कंपनी नुकसान में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय नुकसान में होता है, लेकिन उस समय के कर्मचारी जो होते हैं कंपनी के, वो बहुत ही फायदे में होते हैं। वो निजी व्यापार करते हैं, अपना पर्सनल व्यापार करते हैं और यहाँ के लोगों से उपहार भी लेते हैं। टैक्स के रूप में उपहार भी लेने लगे थे, जो दीवानी अधिकार दे दिया गया था 1765 के बाद। तो उससे वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलेट भी किया गया, यानी कि निजी व्यापार और उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया तथा उन्हें रेगुलेट किया गया, नियंत्रित और नियमित किया गया। ठीक है, तो ये सभी प्रावधान है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। प्रमुख याद रखना है, गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, एक न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया एवं केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिला। ठीक है, ये सभी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लॉर्ड नॉर्थ जो है ब्रिटेन के पीएम हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वो हमारा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है, तो यह आता है 1781 में। 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ब्रिटिश संसद बर्क, इस समय वहाँ के पीएम जो होते हैं वो बर्क हैं। ब्रिटिश संसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट, ठीक है, ये आपको लूसेंट में वर्ड नहीं मिलेगा। इस एक्ट को 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1781 के अधिनियम को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम के भी नाम से जाना गया है। इस एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, कलकत्ता सरकार की बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो कलकत्ता का सरकार है उसे यह अधिकार दे दिया गया कि वो बंगाल एवं बिहार के लिए भी अब विधि का निर्माण यानी कि कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना की गई। राजस्व मंडल की स्थापना की गई 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। ठीक है, 1773 देखें, 1781 देखें। अब देखते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रावधान था, तो देखते हैं। पिट्स कौन है, तो विलियम पिट वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, विलियम पिट प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के और उन्हीं के समय में यह लाया गया, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट की संज्ञा दी गई। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। ठीक है, जो
कंपनी द्वारा अधिगृहित क्षेत्र यानी कि अधिग्रहण कर लिया था, कंपनी ने जिस पर अधिकार किया, जैसे 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद जिस पर अधिकार कर लिया कंपनी, उसे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना इसका मुख्य कार्य था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। पिट्स इंडिया एक्ट में के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। दोहरे शासन कैसे? तो कंपनी के राजनीतिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ठीक है, राजनीतिक मामला कौन देखता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं सम्राट के नियंत्रण में आए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आए, जबकि व्यापारिक मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। देखिए, दो गठन किया गया, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला के लिए एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर प्रशासनिक मामला के लिए बना। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासत के अधीन अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना देशी रियासत के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या है? तो प्रशासनिक मामला देख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है राजनीतिक मामला, और राजनीतिक मामला बिना देशी रियासत के साथ संघर्ष या सहयोग की शुरुआत नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रावधान किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें प्रमुख क्या है? तो इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार एकाधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ के पे यह मुख्य प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें भारत के राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी को वेतन दिया जाएगा कहाँ? तो भारतीय राजस्व से। यह प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। अब देखते हैं, इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो 20 साल पूर्ण हुआ, वह हुआ 1813 में। 1793 के बाद आता है पुनः 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या प्रमुख किया गया? तो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था को करारोपण यानी कि टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए, इस समय होता क्या है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। ठीक है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटेन के उत्पादित माल को बेचने के लिए एक भारत प्रमुख बाजार हुआ करता था, और उस बाजार में अपना व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1600 से ही कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन में उत्पादन अधिक बढ़ा। ब्रिटेन में उत्पादन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप और अधिक उत्पादन होने लगा। तो इसमें बोला गया कि यदि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत से व्यापार करता है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होगा, लेकिन यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को यानी कि उसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और समाप्त करके समस्त देशवासियों के लिए खोल दिया जाए, जो भी चाहें वो ब्रिटेन के लोग वो भारत में व्यापार कर सकते थे। अब ब्रिटेन के छोटे छोटे लोग भी यहाँ से व्यापारी के रूप में व्यापार कर सकते थे, यानी कि कंपनी का अब एकाधिकार क्या हुआ? समाप्त हुआ। अन्य देश के लोग, अन्य लोग भी वहां से अब भारत से व्यापार कर सकते थे। यह प्रावधान किया गया वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ? चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। किसका? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि चीन के साथ व्यापार जो होगा एवं चाय का व्यापार भारत के साथ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये चाहते थे अगले अधिक दिनों तक भारत पर अपना वर्चस्व बनाए रखना। इसके लिए उन्होंने अपने संस्कृति को थोपना चाहा, और इस संस्कृति को लागू करने के क्रम में अपने ईसाई
संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत में ईसाई प्रचारक को मिशनरी कहा जाता है। ईसाई प्रचारक जो मिशनरी कहलाते हैं उन्हें भेजा गया भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रिटेन से भारत में लोग आए, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये चाहते क्या थे कि हम भारत पर अधिक दिन तक अपना शासन कायम रख सके, और इसके लिए उन्हें क्या करना था, तो अपना सांस्कृतिक यहाँ लागू करना था। भारत में ब्रिटेन वाला संस्कृति लागू करना था। इसके लिए यहाँ के लोगों को इन्होंने ईसाई बनाना प्रारंभ किया, ठीक है, ईसाई के रूप में बदलना प्रारंभ किया। इसलिए वो क्या किए, तो ईसाई के धर्म प्रचारक जिसे ईसाई मिशनरीज कहा जाता है, उन्हें भारत में जाने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई एवं भारतीय के एक मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया गया, और उसके लिए बजट में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया, ठीक है। तो देखें अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखते हैं 1833 का अधिनियम। इस 1833 का अधिनियम में प्रमुख क्या था, तो देखते हैं 1833 का अधिनियम कहता है गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। जो अलग अलग बजट तैयार हो रहा था उसे एक ही बजट यानी कि पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अब जो होंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे बल्कि ये भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य क्या है कि अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उस समय जो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार कंपनी ही करेगा, अब इसे भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता यानी कि दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में, ठीक है। दास प्रथा उन्मूलन होता है 1843 में, लेकिन दासता को अवैध घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। ध्यान देना है, दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में होता है, लेकिन दासता का उन्मूलन यानी कि दासता को अवैध घोषित कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नियामक कानून, ठीक है। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के स्थान पर अब अधिनियम यानी कि एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नियामक कानून, इसके पहले जो भी कानून बन रहे थे वो नियामक कानून बन रहे थे, उसके स्थान पे अब जो कानून बनेगा उसे अधिनियम या एक्ट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने एवं चौथा विधि सदस्य कहा गया, ठीक है, चौथा विधि सदस्य बने। नेक्स्ट देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और क्या किया गया। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया था। याद रखना है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहलाता है, तो इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। देखते हैं अभी 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, तो उसका कंसेप्ट कहाँ से आया, तो उसका कंसेप्ट 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही आता है। बतलाया गया है इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से
अलग किया गया। ठीक है, पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इसके पहले ऐसे ही सिविल सेवक का चयन हो जाता था, ब्रिटेन में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और भारत में भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि सिविल सेवक के चयन एवं भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी, एग्जाम होगा। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीयों को भी सिविल सेवा में मौका दिया गया 1854 में मैकाले समिति के सिफारिश पर, और यह लागू हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में, यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, देखते हैं 1857 में ही विद्रोह होता है, 1857 का स्वतंत्रता विद्रोह। इस समय यह समझ में आ जाता है ब्रिटिश सरकार को कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे अपने क्षेत्र को कब्जाया है उसे नियंत्रित रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1700 इसमें क्या प्रावधान किया गया देखते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम में प्रमुख प्रावधान देखते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम में प्रमुख प्रावधान का बात किया जाए तो जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे शासन लागू की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं कंट्रोलर्स को समाप्त करके एक नया पद दिया गया जिसे नाम दिया गया राज सचिव। ठीक है, राज सचिव नाम दिया गया। कहता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। ठीक है, अब सत्ता किसके हाथ में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है। एक नया पद भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सदस्य निदेशक मंडली कंपनी से और ब्रिटिश सरकार द्वारा 15 सदस्य का एक गठन किया गया। ठीक है, भारत सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाया गया जिसमें 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से एवं ब्रिटिश सरकार के द्वारा 8 सदस्य चुने गए जाते थे। ठीक है, टोटल कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य थे। एक भारत का राज्य सचिव होगा एवं उसके सहायता के लिए 15 सदस्य होंगे जिसमें 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से एवं ब्रिटिश सरकार के द्वारा 8 सदस्य होते थे। भारत परिषद का गठन। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाएगा। अब नाम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा वायसराय। ठीक है, वायसराय क्यों नाम दिया गया? कि अब जो है वो कंपनी नहीं है। देखना है वायसराय नाम क्यों दिया गया। वायसराय नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अब शासन जो है कंपनी का नहीं है। अब कंपनी का नहीं बल्कि किसका है? तो अब कंपनी है क्राउन का। ठीक है, अब कंपनी है किसका? क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। ठीक है, तो अब कंपनी है क्राउन के हाथ में और क्राउन वहाँ का राजा, और ये होते हैं रॉयल्स। ठीक है, रॉयल्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है रॉयल्स। और ये है रॉयल्स, रॉयल्स का आवाज, रॉयल्स का आवाज। अगर रॉयल्स का आवाज है यानी कि वॉइस है, किसका? वॉइस है ऑफ रॉयल्स, वॉइस ऑफ रॉयल्स है और इसे शॉर्ट में बोला गया वॉइस राय। ठीक है, वायसराय बोला गया। तो अब जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे गवर्नर जनरल नहीं बल्कि बोलेंगे वायसराय। ठीक है, क्यों वायसराय बोला गया? क्योंकि ये रॉयल्स थे और अब होगा उनकी आवाज़ यानी कि वॉइस ऑफ रॉयल्स कहा जाने लगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? तो प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। ध्यान देना है, देखे थे यहाँ पे से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अगर बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के अगर गवर्नर बोला जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स चुनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत का, ये है बंगाल का, अब बनते हैं इंडिया यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं 1833 में। कौन? तो ये बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल भी समाप्त करके क्या बनाया गया, वायसराय बनाया गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो ये बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 1860 ईस्वी में, डेट याद रखना है, 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम भारत में बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो यह किया गया 1860 में। किनके द्वारा, तो बजट के प्रस्तुत करता है जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन। बजट क्या होता है, तो एक वर्ष का लेखा जोखा, एक वर्ष का क्या लेखा जोखा होगा, वो बजट होता है। तो 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है उसी के तहत। उसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। ये सभी प्रमुख प्रावधान थे 1858 के। अब देखते हैं 1858 के बाद 1861 का। 1861 में क्या होता है, तो इसमें विभागीय प्रणाली का जन्म होता है, यानी कि पोर्टफोलियो स्टार्ट होता है, बी केंद्रीकरण होता है। जैसे हम लोग देखे थे बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की नींव पड़ती है, केंद्रीकरण की नींव पड़ती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वही 1833 में केंद्रीकरण पूर्ण हो जाता है। 1833 में केंद्रीकरण पूर्ण हो जाता है और वो केंद्र हो जाता है भारत, और भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं। अब होगा क्या, तो बी केंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। जैसे अभी हम देखते हैं मंत्रिमंडल व्यवस्था, विभिन्न मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सभी। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही देखने को मिलता है। यानी कि जो आज हम देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, अभी देखें विधान परिषद कहाँ से आया, अब देख रहे हैं मंत्रिमंडल। तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था प्रारंभ होता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। भारत परिषद अधिनियम से ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, बतलाया गया है जो वायसराय हैं उन्हें संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना विधान परिषद की अनुमति से भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे अभी अनुच्छेद 123 एवं अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 123 एवं 213 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपने केंद्र में एवं राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। उसी तरह वायसराय को विधान परिषद में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के तहत। हालांकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 1935 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यहाँ देखते हैं, यानी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। वही अगर पूछा जाएगा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विधान परिषद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से दी गई थी, तो वह दिया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पे बी केंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। ठीक है, यही बतलाएं क्या, तो केंद्रीकरण के स्थान पे क्या हो रहा है, बी केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकरराव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 1862 में मनोनीत किया। ठीक है, 1862 में मनोनीत किया। कौन, तो वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम क्या कहता है, तो 1865 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत एवं
नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई, यानी कि विधायी शक्ति में बढ़ाया गया। इसके तहत प्रेसिडेंसी एवं प्रांत की सीमा को उद्घोषणा द्वारा नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 1873 का चार्टर एक्ट। 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 1873 का चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। बाद में उसे 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया, जो बना था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 1874 को इसे भंग कर दिया गया। अब आता है 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम क्या है? सॉरी, ये पहले ही होगा, तो 1869 में क्या है देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, इसमें क्या है? तो 28 अप्रैल, डेट याद रखना है, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया, वहां पे थे 1600 में रानी एलिजाबेथ, यहाँ है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी में नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से पहली बार भारत में आंशिक रूप से संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत में चुनाव प्रणाली कब से स्टार्ट होता है? तो 1892 से, 1892 से। और ये चुनाव प्रणाली कैसा था? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अनुमति नहीं दिया गया था। 1892 में विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके पूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, उसके पूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते थे विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, इसमें बतलाया गया केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दिया गया। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, अब 16 से कर दिया गया 60। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले, लॉर्ड मार्ले एवं लॉर्ड मिंटो। मार्ले यहाँ के सचिव होते हैं, जो राज्य सचिव 1858 के तहत गठन किया गया था वो मार्ले रहते हैं, वही मिंटो वायसराय रहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार पूछा जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार किस समिति के रिपोर्ट पर लागू किया गया? तो अरुंडेल समिति के रिपोर्ट पर। यह अधिनियम फूट डालो और राज्य करो के सिद्धांत पर आधारित है। फूट डालो और राज्य करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता को वैधानिकता दिया गया। इस कानून के तहत सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी गई, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन्हें मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का पहला बार अधिकार दिया गया। वहाँ पे सिर्फ वाद विवाद कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन 1892 के तहत सिर्फ वाद विवाद कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अब
1909 के तहत पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का भी अधिकार पहला बार दिया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हुई। और पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलीग्रामी की नियुक्ति हुई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, इसीलिए इसे फूट डालो और राज करो की नीति बतलाया गया है एवं सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मार्ले को कहा गया। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, याद रखना है। सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम चला, तो वह है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो भारत शासन अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, जैसे अभी हम लोग देखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। उसी तरह सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लागू किया गया था। एक है राज्य परिषद। राज्य परिषद जिनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, जिसमें 60 सदस्य होते थे, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत सदस्य। ठीक है, एक है द्विसदनात्मक विधायिका में एक है राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या है 60, वही केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या है टोटल 144। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष एवं राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष। याद रखना है, राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष, जिसमें टोटल सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदस्य हैं, जिसमें 104 सदस्य निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद एवं केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया, सीमित रूप में महिलाओं को अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही महिलाओं को सीमित अधिकार दिया गया। ठीक है, भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके पूर्व 1793 में 1858 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके राज्य सचिव का पद का गठन किया गया। 1793 में इसे राज्य सचिव को भारत के संचित निधि से वेतन देने का कार्य किया गया। वही 1919 के भारत शासन अधिनियम से अब जो राज्य सचिव होंगे उन्हें ब्रिटेन के संचित निधि से अब उन्हें वेतन भत्ता दिया जाएगा। तो भारत राज्य सचिव का खर्च 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पे बतलाए थे 1919 में लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। वही यहाँ पे ध्यान देना है, लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। डायरकी मीन्स होता है द्वैध शासन, डायरकी में भी किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। ठीक है, प्रांतीय बजट को केंद्र के बजट से अलग किया गया। जैसे अभी देखते हैं हमारे यहाँ अभी एक बार केंद्र का बजट आता है, साथ साथ राज्य सरकार के भी बजट आते हैं, तो उसी तरह प्रांत बजट को केंद्र बजट से अलग किया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ये सभी कार्य हुए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब देखते हैं आगे और पॉइंट है, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक विस्तारित किया गया, जो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के
समय सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी, उसे अब विस्तार दिया गया। यह विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक भी विस्तार किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। महालेखा परीक्षक, जिसका आप वर्णन देखेंगे 148 से 151 तक, ठीक है, जो हम संविधान में पढ़ने वाले हैं उसी का अभी ढांचा तैयार हो रहा है। तो महालेखा परीक्षक पद जो आया वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही आता है। जो लोकसभा, राज्यसभा देखते हैं वह भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही आया है, ठीक है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय का प्रावधान किया गया तक विस्तारित किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग 315, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ 1919 में। द्विसदनीय मतलब वही लोकसभा राज्यसभा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन हुआ। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में ही यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद यह एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन आयोग कमीशन को भेज दिया गया था, ठीक है। 1929 में गठन होना था, हालांकि इसे 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुए सुधारों की जांच के लिए। देखते हैं आगे, प्रांत, जिसमें दोनों विषयों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक विषय था हस्तांतरित विषय, एक है आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण इत्यादि शामिल थे। वही आरक्षित विषय में रक्षा, विदेश मामला, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण, सार्वजनिक सेवा आदि सम्मिलित है। ये सभी आरक्षित विषय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद एवं निराशाजनक कहा। 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असंतोष एवं निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा था। बिना सूरज का सवेरा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए हैं, नया बंधन गांठ दिया है 1919 के भारत शासन अधिनियम ने। 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक नोट पॉइंट याद रखना है। इस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मोंटेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना था, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का लगभग 70 से 75% भाग भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। देखते हैं प्रांतों में द्वैत शासन जो 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के तहत लागू की गई थी उसे समाप्त कर दी गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और भी विस्तार किया गया। वहाँ पे सिख, ईसाई के लिए ही विस्तार किया गया 1919 में, मुसलमानों के लिए 1909 में। अब इसमें दलित, महिला और मजदूरों को भी सम्मिलित किया गया। सिख, ईसाई, बुद्ध को सम्मिलित किया गया 1919 में। अब दलित, मजदूर, महिला को भी सम्मिलित कर लिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कि करेंसी और क्रेडिट पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गठन किया गया एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश थे। ध्यान देना है वर्ड को, अगर आप देखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट में बोला जाता है एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। यदि बात किया जाएगा संघीय न्यायालय की स्थापना का तो यह हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वही अगर बात पूछा जाएगा उच्च न्यायालय का तो वह हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रथम बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो मॉरिस गवेयर थे एवं अन्य 2 न्यायाधीश थे। इसमें भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद को अब समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा बर्मा यानी कि जो म्यांमार देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया 1936 में। सिंध और उड़ीसा इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में 6 बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरुआत की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धारा और 10 अनुसूचियां थी। याद रखना है कितना, 14 भाग, 321 धारा और 10 अनुसूचियां थी। केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। जैसे संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय सम्मिलित थे। अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, तो अवशिष्ट शक्ति वायसराय को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का बात किया जाए तो 1919 के अधिनियम के तहत, वही प्रांतीय सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग का बात किया जाए तो यह गठन किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। पंडित नेहरू ने 1935 के शासन अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा। दास्ता का घोषणा पत्र कहा था पीटी नेहरू ने, या दास्ता का चार्टर। नेहरू जी कहते हैं 1935 का अधिनियम के बारे में, बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। बिना ब्रेक वाला यानी कि ऐसा गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और न ही इंजन रहित गाड़ी के समान है। बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान कहा था नेहरू ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में 1935 के भारत शासन अधिनियम को इसे ऊपर से लोकतांत्रिक, इस एक्ट को 1935 के भारत शासन अधिनियम को ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला बतलाया गया है, मदन मोहन मालवीय ने। याद रखना है, नेहरू ने बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बतलाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत कहा। वही मदन मोहन मालवीय ने ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला बतलाया है। नेक्स्ट जो है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया एवं 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। दोनों डेट याद रखना है, 4 जुलाई एवं 18 जुलाई। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया, 18 जुलाई को पारित हुआ। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया गया। भारतीय रियासत को अधिकार था कि वे या तो भारत या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हों या तो स्वतंत्र रहें। उन्हें यह अधिकार दिया गया भारतीय रियासत को कि या तो वे स्वतंत्र रहें या भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं। दोनों डोमिनियन राज्य को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक ये राष्ट्र कानूनों द्वारा ऐसा सहमति न दे। दोनों राष्ट्र को यह भी अधिकार था, यानी कि भारत पाकिस्तान को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण एवं क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते हैं। अब भारत सचिव का पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को सौंप दिया गया 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। आगे है
नया संविधान लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगा। जो संविधान सभा बना वही संविधान सभा विधानसभा के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नया संविधान लागू न हो। और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। शासन जो चलेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलेगा। और कानून कौन करेगा? तो संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के नियमानुसार विधानसभाएं कार्य करेगी। बंगाल और पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे जो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में माउंटबेटन योजना के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप 299 सदस्य ही संविधान सभा में रहे, जिसमें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से एवं 70 सदस्य देसी रियासत से थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य जो है वो है संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य और देसी रियासत से सबसे अधिक सदस्य थे वे थे मैसूर थे 7 सदस्य। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। ठीक है, दास्ता का घोषणा पत्र कहा था भारत कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा था कम्युनिस्ट पार्टी ने। नेक्स्ट है देश का कोल्लम, ये कैरेंट का है। 2 पॉइंट कैरेंट से जुड़ा हुआ है। देश का कोल्लम जो केरल जगह है प्रथम संविधान साक्षर जिला बना है। केरल का कोल्लम जिला, जिसमें संविधान के सभी बिंदु के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते हैं। संविधान साक्षर किसे बोला जाएगा? तो वहाँ के लोग जिनकी आयु 10 से अधिक है और वो संविधान के बारे में जानते हैं तो उसे संविधान साक्षर जिला बनेगा। और वह जिला बना है केरल का कोल्लम जिला। देश का केरल प्रथम पूर्ण ई शासित राज्य है। इलेक्ट्रॉनिक शासित राज्य है वो है केरल, क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को के फोन के द्वारा प्रोजेक्ट से अधिकार प्रदान किया गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केफोन प्रोजेक्ट है केरल का। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट से अधिकार प्रदान कर दिया गया है, इसलिए केरल प्रथम पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना है। चलिए, तो इसी के साथ आज का टॉपिक होता है समाप्त। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना है, इसे आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए समाप्त करते हैं। ये सीरीज आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, तो ध्यान से इसे 1 से 2 बार जरूर देख लेना है। साथ ही जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतला सकते हैं। थैंक यू।